तो हमारे रस ग्रंथ जो कि पुराने समय में लिखे गए हैं, आज से कुछ सदी पहले, आज से 500 साल पहले या फिर आज से उससे भी ज़्यादा 800, 1000, 1200 साल पहले उनके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हम देख ली। उसके बाद आगे बढ़ेंगे कुछ नए ग्रंथों के बारे में। हालाँकि ये रस कामधेनु, आयुर्वेद प्रकाश, योग रत्नाकर ये रस ग्रंथ नाम से ही जाने जाते हैं, क्योंकि ये भी आज से 2, 3, 4 सदी पहले लिखे गए थे। लेकिन इनका जो इम्पोर्टेंस है, वो सिर्फ़ रसशास्त्र की दृष्टि से बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद की दृष्टि से भी इन ग्रंथों का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। उसके अंदर भी पुराने रस ग्रंथों में अगर देखेंगे तो रसरत्न समुच्चय का और ये वाले जो रस ग्रंथ है उसमें आखिरी के 3 आयुर्वेद प्रकाश, योग रत्नाकर और भैषज्य रत्नावली। इन तीनों के ही अंदर अगर आप सिर्फ नाम के बारे में देखते हैं तो जो आयुर्वेद प्रकाश है, नाम के अंदर ही रसशास्त्र का उल्लेख नहीं है, लेकिन आयुर्वेद का उल्लेख है ना? तो ग्रंथ ऐसा है कि इसके अंदर सभी रस औषधियों के बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया है। इसीलिए हम इसको रस ग्रंथ बोलते हैं, डेडिकेटेड टू रसशास्त्र है। लेकिन इनका जो फ़ोकस है, वो देहवाद या धातुवाद न होके चिकित्सावाद है। ये क्या है देहवाद, धातुवाद, चिकित्सावाद इसका हमने डिस्कशन लास्ट क्लास में किया था। तो चिकित्सा के अंदर मर्क्यूरी का उपयोग करना, मर्क्यूरी से बनाई गई मेडिसिन्स का उपयोग करना, ये इनका मेन पर्पज़ है। इसीलिए रस ग्रंथ जो कि बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं, ऐसे वाले आयुर्वेद प्रकाश, योग रत्नाकर, भैषज्य रत्नावली इनका जो है हमारे आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंस है, सिर्फ रसशास्त्र की दृष्टि से नहीं। योग रत्नाकर में तो सिर्फ रसशास्त्र नहीं, लेकिन रोग निदान, काया चिकित्सा से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। और नाम है योग रत्नाकर, यानी कि उसमें बहुत सारे योग बताए गए हैं। योग यानी कि फॉर्मुलेशंस यानी कि मेडिसिन्स। भैषज्य रत्नावली नाम के अंदर ही भैषज्य आता है। भैषज्य यानी कि दवाइयों के बारे में, तो उसकी बहुत ही बड़ी बुक है वो। फिर मॉडर्न बुक्स और गवर्नमेंट की बुक्स के बारे में भी देखेंगे। तो अभी जहाँ से हमने पिछली बार छोड़ा था वहां से शुरू करते हैं। आनंद कंद के बारे में हमने देखा था लास्ट टाइम कि अमृतीकरण विश्रांति, क्रियाकरण विश्रांति, यहाँ पे जो है स्थान या खंड ऐसा नाम नहीं है, लेकिन विश्रांति ऐसा। फिर श्रीशैलम के बारे में बात की थी, वो D2O हैवी वाटर वहां से मिलता है। बाद में उनके उल्लास यानी कि चैप्टर्स जो कुछ भी होते हैं उसमें पारद कर्म यानी कि रस कर्म, दवाई बनाने का यानी कि औषधिकरण और पंचकर्म के बारे में बताया गया है। यहाँ से रस कामधेनु से आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। तो रस कामधेनु फोटो के ऊपर से पता चलेगा, शिव पार्वती संवादात्मक बुक है और इसके अंदर भी काफी पार्ट्स, 4 पार्ट्स बताए गए हैं। यहाँ पे उनको भाग जो कुछ भी है उसको पाद ऐसी संज्ञा दी गई है। जैसे हम चिकित्सा चतुष्पाद बोलते हैं, तो उसी तरह से वहां पे 4 भाग है, मतलब 4, 2 हाथ और 2 पैर, इस तरह से 4 हमारे उपांग होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे बताया गया है। तो रस कामधेनु जो है उनके ऑथर है श्री चूड़ामणि मिश्र। यहाँ पे आपको दिखेगा, वैसे ये ब्लू कलर के अंदर ब्लैक कलर में लिखा हुआ है इसलिए शायद विजिबल नहीं है अच्छा, लेकिन ऊपर लिखा हुआ है कि वैद्यवर श्री चूड़ामणि संगृहिता, ऐसा रस कामधेनु है। तो इसके ऑथर जो है श्री चूड़ामणि मिश्र, और ये 17वीं सदी में लिखा गया है। 17वीं सदी मतलब क्या? अंग्रेजों के भारत में आ जाने के बाद का समय है। मतलब हम इसको मॉडर्न टाइम गिन सकते हैं। भारत में अंग्रेज जब आ गए थे उसके बाद ये बुक लिखी गई है, तो ऑलमोस्ट ये मॉडर्न टाइम है। तो इसके अंदर उपकरण पाद, उसके अंदर 7 चैप्टर्स या 7 अध्याय दिए हुए हैं। फिर है धातु संग्रह पाद, सूत क्रिया पाद और चिकित्सा पाद। इन चारों के अंदर क्या क्या दिया होगा इसके नाम के ऊपर से ही आपको समझ में आएगा। जैसे कि पहला है उपकरण पाद, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर सभी उपकरणों के बारे में, यानी कि
इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विपमेंट्स के बारे में दिया गया है। अगर हमें दवाई बनानी है या फिर हमें पारद कर्म करना है, तो उस समय पे हमें कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, कौन-कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो सब इसमें बताया गया है। और ये सभी हमारे सिलेबस का भी हिस्सा है। हमारे सेकंड ईयर बीएमएस के रसाशास्त्र के सिलेबस में भी ये दिया गया है, तो इसके बारे में भी हम रसशास्त्र में और भेषज में दोनों में पढ़ने वाले हैं। उपकरण, इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विपमेंट्स। दूसरा है धातु संग्रह। धातु संग्रह यानी क्या? यहाँ पे धातु शब्द से हमें सिर्फ धातु को नहीं समझना है, लेकिन रसशास्त्र के जितने भी द्रव्य हैं, उन सभी द्रव्यों का संग्रह क्यों करना है? आगे का पार्ट जो है सूत क्रिया। तो सूत क्रिया यानी सूत यानी कि पारद, ये भी एक उसका सिनोनिम है। पारद या मर्क्यूरी जो है उसका एक सिनोनिम है सूत। तो ये जो सूत है उसकी क्रिया करने के लिए अ, हमें पहले सभी रसद्रव्यों का संग्रह करना होगा। कौन कौन से रसद्रव्य? महारस, उपरस, साधारण रस एटसेट्रा, सभी रसद्रव्यों का संग्रह करना होगा। तो ये सभी धातु संग्रह पाद में आ जाएंगे। उसके लिए 5 चैप्टर्स बताए गए हैं। बाद में मेन प्रोसीजर शुरू होगी। मर्क्यूरी के ऊपर प्रोसेसेस अलग अलग तरह की 8 या 18 जो कुछ भी प्रोसेसेस है वो करेंगे। लेकिन इनका एम क्या है? चिकित्सा। पहले सब इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट्स ले लिए, बाद में रॉ मटेरियल ले लिया धातु संग्रह में, बाद में प्रोसीजर सारी बता दी, दवाई कैसे बनानी सूत क्रिया के अंदर, और बाद में दवाई बन गई तो उसका उपयोग कैसे करना है, कौन से रोग को किस तरह से ठीक करना है। तो आप देखिए, सबसे ज्यादा एलोबरेट किया है, सबसे ज्यादा विस्तृत वर्णन किया है चिकित्सा पाद का। जैसे कि उपकरण में 7 चैप्टर, धातु संग्रह में 5 चैप्टर, सूत क्रिया में 9 चैप्टर, टोटल मिला के भी जितने होते हैं उससे ज्यादा चिकित्सा पाद के अंदर चैप्टर है। तो इन्होंने चिकित्सा कैसे करनी, रस औषधियों का उपयोग करके चिकित्सा कैसे करनी, कैसे रोगियों को तुरंत ही ठीक कर देना, लंबा समय ना लगे, थोड़ी सी दवाई में ठीक कर देना, सब कुछ उन्होंने यहाँ पे बताया गया है, काफी डिटेल में बताया गया है। और ये बुक जो है हमारे पास 3 या 4 भागों में अलग अलग मिलती है। तो हमारी लाइब्रेरी में भी ये बुक है, डिपार्टमेंट लाइब्रेरी में भी है, तो पढ़िए इसको, एज अ रेफरेंस बुक ये काम आएगी आपको। बाद में है आयुर्वेद प्रकाश। ऊपर लिखा है श्रीमद उपाध्याय माधव विरचित। ऑथर के बारे में पता चलेगा यहाँ से, माधव उपाध्याय ने ये बुक लिखी हुई है। और व्याख्याकार है श्री गुलराज शर्मा मिश्र, तो वो तो ट्रांसलेटर या फिर कमेंटेटर टीकाकार है। तो उन्होंने संस्कृत और हिंदी दोनों भाषा में इसकी व्याख्या की है। तो जो आयुर्वेद प्रकाश बुक है उसके ऑथर माधव उपाध्याय है। 18वीं सदी में, आज से सिर्फ 200 साल पहले ये बुक लिखी गई है। तो ये तो काफी नई बुक है। हालांकि ये रस ग्रंथ है, संस्कृत में लिखा गया है पूरा बुक, लेकिन बाद में उसका वर्णन भी हमारे पास हिंदी में अवेलेबल है। इसके अंदर सिर्फ 6 अध्याय दिए गए हैं, 6 चैप्टर्स दिए गए हैं। इसके अंदर देहवाद, लोहवाद, लोहवाद यानी कि धातुवाद, और चिकित्सावाद, सभी के बारे में बताया गया है। फिर हम यहाँ पे ना बहुत सारी भस्म बनाते हैं रस शास्त्र में। अभ्रक की भस्म, हीरे की भस्म, सोने की भस्म, सभी दवाइयों की भस्म बना देते हैं। उसकी परीक्षा होती है, ये भस्म सही तरीके से बनी है या कच्ची रह गई है। तो उस भस्म की परीक्षा बहुत सारी अलग अलग होती है, हम सारी की सारी भस्म परीक्षा सीखेंगे सेकंड ईयर में। लेकिन उसमें एक ये जो परीक्षा है, दंताग्रे न कच कच भवती, ये परीक्षा और किसी ने नहीं बताई, सिर्फ आयुर्वेद प्रकाश ने बताई है। माधव उपाध्याय ने आयुर्वेद प्रकाश में सबसे पहले इसके बारे में बताया है। वरना भस्म की और भी परीक्षा होती है, जैसे कि आपको पता है लोहा, तांबा जैसी धातुएं जो है पानी में अगर हम उसका टुकड़ा डालेंगे तो वो डूब जाएगी। लोहा जो है, तांबा जो है, सोना चांदी बहुत वजनदार होते हैं, भारी होते हैं, पानी में डालेंगे तो वो डूब जाएंगे। लेकिन अगर हम उसकी भस्म बना दे तो वही लोहा, तांबा, सोना चांदी सब पानी के ऊपर तैरने लगता है। तो वो सही परीक्षा हो गई कि हाँ ये भस्म सही तरीके से बनी। वैसे और भी बहुत सारी परीक्षा है, वो सभी ने कॉमन बताई है, लेकिन यहाँ पे जो आयुर्वेद प्रकाश ने बताई है वो सबसे पहले बताई है कि दंताग्रे। तो ये जो दंताग्रे न कच कच भवती, यानी कि भस्मों को जब हम दांत के आगे वाले दांत के बीच में रखते हैं, ऊपर और नीचे के आगे वाले दांत के बीच में रखते हैं,
और वहां बाद में हम उसको अगर चबाएंगे तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आना चाहिए। तो ये कच कच यानी कि बिल्कुल भी वहां पे हमें ऐसा लगना नहीं चाहिए कि वो स्मूथ नहीं है। तो ये एक परीक्षा है उनकी। अभी वहां पे बहुत सारे टेस्ट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे मशीन्स तो थे नहीं, लेबोरेटरी थी नहीं। इसीलिए इस तरह के ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट बिना किसी मशीन के हमारे जो इंद्रिया है, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय, उनके द्वारा ही हो सके, ऐसे ही टेस्ट सभी हमें इसमें मिलेंगे। और कुछ मॉडर्न टेस्ट भी होते हैं, लेबोरेटरी के एनालिसिस भी होते हैं भस्म परीक्षा के लिए, वो भी हम आगे जाके सीखेंगे। एक और चीज है, आयुर्वेद प्रकाश ने बताई है, गोदंती हड़ताल नाम से। अभी जब हम सभी रसद्रव्यों के बारे में पढ़ेंगे, तो ये गोदंती एक अलग द्रव्य है और हरताल एक अलग द्रव्य है। गोदंती जो है वो जिप्सम को बोलते हैं। जिप्सम या गुजराती में बोलेंगे तो चिरोड़ी। ये शब्द आपके लिए, ये द्रव्य आपके लिए पहचाना हुआ रहेगा, है ना, जाना पहचाना हुआ। जिप्सम या चिरोड़ी, कैल्शियम सल्फेट। तो जो कैल्शियम सल्फेट है, जिप्सम है, चिरोड़ी है, वो आप जानते हैं, उसी को संस्कृत में बोलते हैं गोदंती। ये गाय के दांत नहीं है, ये कोई भी प्राणीजन्य द्रव्य नहीं है। गाय के दांत को गोदंती नहीं बोलते। ये एक तरह का पत्थर है, मिनरल है। तो जब वो पाउडर स्वरूप में होता है तो चिरोड़ी बोलते हैं, लेकिन जब वो पत्थर के स्वरूप में होता है तो उसको गोदंती ऐसे बोलते हैं। फिर वो भी अलग अलग टाइप्स की होती है, बहुत सारी। लेकिन यहाँ पे गोदंती हरताल नाम से एक द्रव्य दिया गया है। हालांकि वो तो मार्केट में उस समय पे ऐसा मिल रहा होगा 18वीं सदी में, इसलिए बताया गया है, वरना उसमें हरताल जैसा कुछ भी नहीं है। गोदंती बहुत ही सॉफ्ट द्रव्य है, वो टॉक्सिक नहीं है, वो कैल्शियम सल्फेट है, वो टॉक्सिक नहीं है। जबकि हरताल, हरताल जो है वो एक आर्सेनिक कंपाउंड है, वो आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड है। तो वो तो एक टॉक्सिक चीज है। लेकिन गोदंती हरताल ऐसा नाम से उन्होंने इसमें बताया है उस समय पे। खास करके नॉर्थ इंडिया में, उत्तराखंड में, दिल्ली में, उस साइड पे ऐसा नाम से द्रव्य मिलता था। इसलिए सिर्फ एक आयुर्वेद प्रकाश ने ही कुछ ऐसी अलग चीजें बताई है, तो हम उसको हाईलाइट करके याद रखेंगे हमारी थियरी एग्जाम के लिए। फिर आगे जो बुक आती है वो है योग रत्नाकर। ये बहुत ही बढ़िया बुक है, आपको बहुत सारे विषयों में काम आएगी। अगर आप आयुर्वेद प्रैक्टिस करना का सोच रहे हैं, या फिर एग्जाम के पर्पज से ही, हर एक स्टूडेंट को या फिर 3-4 स्टूडेंट के बीच में ये बुक खरीदनी चाहिए, योग रत्नाकर। सिलेबस के अकॉर्डिंग और ऐसे भी आयुर्वेद सीखने के लिए बहुत ही उपयोग में आएगी। तो ये जो योग रत्नाकर बुक है, आपको सिर्फ रसशास्त्र शास्त्र में नहीं, काय चिकित्सा में भी, निदान में भी, और भी कई जगहों पर ये उपयोग में आ जाएगी। हालांकि इसके जो ऑथर है उसके बारे में नारायण शेखर ऐसा नाम आता है या फिर डिस्प्यूटेड आता है। कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि इसके ऑथर नारायण शेखर नहीं है, कोई और होंगे, इसलिए साथ में यहाँ पे लिख दिया है कि डिस्प्यूटेड। वरना हम याद रख सकते हैं कि योग रत्नाकर जो है वो नारायण शेखर इन्होंने लिखी हुई थी 18वीं सदी में। और इन्होंने पूर्वार्ध उत्तरार्ध इस तरह से दो भागों में पूरी बुक को लिखा हुआ है। 72 चैप्टर्स के बारे में बताया गया है। और सबसे पहले अष्टविध परीक्षा इन्होंने ही बताई। तो जो ये योग रत्नाकर है, इन्होंने सबसे पहले अष्टविध परीक्षा बताई। अभी ये अष्टविध परीक्षा जो है, अष्टविध रोगी परीक्षा है ना, रोग परीक्षा और रोगी परीक्षा, इन दोनों के बारे में आप रोग निदान विषय में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अ, अष्टविध कौन सी है आप याद भी रखिए, है ना, और इसका श्लोक भी अच्छे से आप बाय हार्ट कर लीजिए। रोग निदान में तो बहुत बार पूछा जाता है, वाइवा में भी और थियरी में भी पूछा जाता है। तो उसका श्लोक मैं एक बार बोल देता हूँ, आप रोग निदान की बुक में से ढूंढ लीजिए, है ना, और बोल के बाय हार्ट करिए। जैसे कि उसका ये अष्टविध परीक्षा का श्लोक है, रोगावक्रांत शरीरस्य स्थानानि अष्टौ परीक्षयेत। जो रोग से आक्रांत है ऐसे शरीर का, यानी कि ये रोगी की परीक्षा है। रोगावक्रांत शरीरस्य स्थानानि अष्टौ परीक्षयेत। कौन से आठ आठ स्थान की परीक्षा करनी है हमें? नाड़ी मूत्रम मलम जिह्वा शब्द स्पर्श दृक् आकृति। नाड़ी, नाड़ी परीक्षा करनी है हमें, नाड़ी देखनी है, वायु पित्त कफ क्या क्या चल रहा है। नाड़ी के बाद है मूत्र, मूत्र परीक्षा यानी कि यूरिन एग्जामिनेशन। नाड़ी मूत्र मलम, मलम यानी कि स्टूल एग्जामिनेशन। नाड़ी मूत्र मलम जिह्वा, जिह्वा आज के समय में लुप्त होती जाती है परीक्षा है। पहले के समय में, हमारे दादाजी के समय में जो जनरल प्रैक्टिशनर हुआ करते थे, वो ऐसे बताते थे ना, हम अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या बोलते हैं,
जीभ दिखाओ, नाखून दिखाओ, टॉर्च लगा के देखते हैं, आंख दिखाओ। ऐसी परीक्षाएं अभी कम होती जाती है। सब लोग तरह तरह के इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स के बारे में पूछा करते हैं, लेकिन ये बहुत ही बेसिक है और ये सीखना डायग्नोसिस करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आयुर्वेद में भी ये बताया गया है। नाड़ी मूत्र मलम के बाद है जिह्वा। तो जिह्वा परीक्षा बहुत डिटेल में आप रोग निदान में पढ़ेंगे। नाड़ी मूत्र मलम जिह्वा शब्द। शब्द यानी कि जो शब्द महाभूत होता है, किसी भी तरह से रोगी के शरीर में से कहाँ से भी क्या क्या आवाज आ रही है, पेट में क्या आवाज आ रही है, हृदय की धड़कन की क्या आवाज है, और भी बहुत सारी शब्द परीक्षा, वो बोलता कैसा है, वो सभी शब्द। बाद में स्पर्श, शब्द स्पर्श दृक आकृतिम। तो शब्द के बाद है स्पर्श। छूने पे पता चलता है कि गर्म है या ठंडा है या स्निग्ध है या रुक्ष है, या बहुत कुछ पता चलता है छूने के बाद। शब्द स्पर्श के बाद है दृक, उससे दिखता कैसा है, वो कैसे दिखता है। और बाद में है आकृति, उसके शरीर की आकृति कैसी है, मोटा है, पतला है, एकदम शुष्क हो गया है, क्या है, वो दिखता है। तो ये जो अष्टविध रोगी परीक्षा है आज के समय में, हम किसी भी रोगी का डायग्नोसिस करने के लिए हमेशा ही इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले यही करते हैं हम, त्रिविध रोगी परीक्षा और अष्टविध रोगी परीक्षा। त्रिविध में हम दर्शन स्पर्शन प्रश्न इनको लेते हैं, अष्टविध में ये 8 को लेते हैं। तो ये सबसे पहले अष्टविध जो है वो योग रत्नाकर ने बताई थी, तो याद रखिए। बाद में है यूज ऑफ रस कर्पूर इन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। ये भी योग रत्नाकर की ही देन है, ये इसीलिए हमने इसको हाईलाइट किया है। तो उस समय पे जब अंग्रेज भारत में आ गए थे, फिरंगी लोग जो है वो भारत में आ गए थे, तो उस समय पे भारत में नहीं थे ऐसे बीमारियां, वो वहां से यूरोप से लेकर आए थे, जैसे कि गोनोरिया और सिफिलिस, है ना। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। एक व्यक्ति को अगर ये गोनोरिया या सिफिलिस हुआ है और वो अनसेफ सेक्स करता है अगर किसी दूसरी व्यक्ति के साथ, तो उसे भी ये होता है। इसका ट्रांसमिशन जो है वो सेक्सुअली होता है। तो ऐसी बीमारियां जो बहुत ही दुष्कर होती है, दुष्चिकित्सीय होती है, उसको ठीक करने के लिए रसौषधियों की जरूरत पड़ती है। वरना मूत्रेंद्रिय जो होती है वहां पे घाव हो जाता है, पस हो जाता है, वहां पे वुंड हो जाता है। तो ऐसे समय पे रस कर्पूर जैसी कुछ उग्र उष्ण दवाइयों की जरूरत पड़ती है। तो ये जो रस कर्पूर है वो मर्क्यूरी का सल्फर के बिना या बहुत ही कम सल्फर के साथ बनाई गई ऐसी दवाई है। वरना हमारे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी सभी दवाइयां में मर्क्यूरी के साथ सल्फर 95% केसेस में होता है। कुछ कुछ केसेस में नहीं होता या बहुत ही कम मात्रा में होता है, तो उसमें एक है रस कर्पूर। और अगर मर्क्यूरी की दवाई हमने बिना सल्फर के बनाई तो वो बहुत ही उग्र या उष्ण बन जाती है, उसे बहुत संभाल के इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उसे कैसे बनाना, कैसे इस्तेमाल करना, क्या क्या सावधानियां रखनी, ये सब चीजें योग रत्नाकर ने बताई है, यानी कि नारायण शेखर ने योग रत्नाकर बुक में बताई है। ये सबसे पहले उन्होंने बताई। हालांकि आज के समय में तो गोनोरिया सिफिलिस बीमारियां ऑलमोस्ट इरेडिकेट हो चुकी है, नहीं होती अभी। लेकिन उस समय पे नई नई जब बीमारी भारत में आई थी तब उसका काफी ज्यादा फैलावा हो गया था, और वो दुष्चिकित्सीय थी, अच्छे से ठीक नहीं हो पा रही थी जल्दी से। और न्यूमरस आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस डिस्क्राइब, मतलब कि फॉर्मुलेशंस यानी कि मेडिसिन, बहुत सारी अलग अलग दवाइयों के बारे में बताया गया है, इसीलिए उसको योग रत्नाकर नाम दिया हुआ है। योग, योग यानी कि औषधियों का योग। एक दो तीन अलग अलग औषध को लेकर मिश्रण बना के एक दवाई बनाई, तो उसको बोलते हैं मैंने एक योग बनाया। तो ऐसे बहुत सारे, न्यूमरस, बहुत सारी संख्या में योग यहाँ पे बताए गए हैं, औषधियों के योग। और डेडिकेटेड टू रस चिकित्सा एंड आयुर्वेद, मतलब क्या है, ये बुक ऐसी है कि जो आयुर्वेद और आयुर्वेद के अंदर भी स्पेसिफिकली रस चिकित्सा, या रस शास्त्र में बोले तो भी देहवाद लोहवाद नहीं, लेकिन स्पेसिफिकली चिकित्सावाद, तो रस चिकित्सा के बारे में ये डेडिकेटेड बुक है। तो ये बहुत ही बढ़िया बुक है, हमेशा ही आप पढ़िए, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में भी उपयोग में बहुत आएगी। फिर है भैषज्य रत्नावली, बहुत ही बड़ी बुक है ना, बहुत ही बढ़िया बुक। इसके ऑथर खास याद रखिए। मैं आपको एक बताता हूँ कि ये जो भैषज्य रत्नावली है, इसके ऑथर कौन। ये क्वेश्चन जो है ना, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम लिखते हैं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, वाइवा में बहुत बार पूछा जाता है। क्योंकि ये बुक जो है ना, सभी जो सीखने वाले होते हैं उनकी फेवरेट बुक है, भैषज्य रत्नावली। तो इसके जो ऑथर है वो है गोविंद दास सेन, बंगाली है ना, सेन सरनेम से पता चलता है कि बंगाली है। कविराज गोविंद दास सेन, 18वीं सदी में इसको
लिखा गया था उन्होंने। मोस्ट पॉपुलर अमॉन्ग्स प्रैक्टिशनर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। प्रैक्टिशनर्स यानी कि डॉक्टर्स, और मैन्युफैक्चरर्स यानी कि दवाई बनाने वाली फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले लोग, इन सभी के बीच में ये बुक बहुत ही पॉपुलर है, क्योंकि इसके अंदर इतनी सारी दवाइयाँ, सिर्फ दवाइयों के बारे में ही लिखा गया है पूरा। और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका वर्णन किया गया है, एकदम सिस्टमेटिक वे में लिखा गया है, इसीलिए ये बुक बहुत ही पॉपुलर है। इसके अंदर प्रतिनिधि द्रव्य, चिकित्सा सूत्र, पथ्य अपथ्य जैसी चीजें बताई गई है। प्रतिनिधि द्रव्य क्या होता है? जैसे कि एक के बदले दूसरा द्रव्य इस्तेमाल करना, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन कब कब ये करना चाहिए, उसको बोलते हैं प्रतिनिधि द्रव्य। जैसे कि अगर मुझे कोई दवाई के अंदर रासना नाम की एक वनस्पति डालनी है, अभी रासना मुझे मिल नहीं रही, तो वहां पे लिखा होगा चलो इसके बदले निर्गुंडी नाम की वनस्पति डाल दीजिए, तो भी हमारा जो पर्पज है वो सर्व हो जाएगा वात शमन का। तो इस तरह से एक बहुत ही बड़ा लिस्ट होता है जो कि प्रतिनिधि द्रव्य का है। आजकल की सभी बुक्स में ये प्रतिनिधि द्रव्य का लिस्ट मिल जाएगा, लेकिन शुरुआत की थी भैषज रत्नावली ने। और इतना सारा लंबा चौड़ा लिस्ट कैसे बनाया, उनका अनुभव रहेगा गोविंद दास जी का। तो ये सब प्रतिनिधि द्रव्यों के बारे में उन्होंने बताया है। फिर है चिकित्सा सूत्र के बारे में। किसी भी दवाई की बुक जो होती है ना, जिसके अंदर बहुत सारी दवाइयाँ लिखी हुई होती है, उसके अंदर चिकित्सा सूत्र नहीं होते। चिकित्सा सूत्र जो है वो संहिता ग्रंथों में होते हैं, जैसे कि चरक संहिता में, अष्टांग हृदय में, उसमें होते हैं। लेकिन ये दवाइयों की बुक है, फिर भी इसमें चिकित्सा सूत्र दिए गए हैं। समझ लीजिए कि एक अतिसार या फिर डायरिया नाम का एक बीमारी के बारे में बताया गया है, तो वहां पे बताया है कि चिकित्सा सूत्र के साथ, जैसे कि अगर वो आम अतिसार है तो ये दवाई इस्तेमाल करो, अगर पक्व अतिसार है तो ये दवाई इस्तेमाल करो, अगर वो आम और पक्व अतिसार दोनों में से कोई भी है, पता नहीं चल रहा, तो ये दवाई इस्तेमाल करो। अगर वो अतिसार के साथ प्रवाहिका है तो ये दवाई, अतिसार के साथ ज्वर है, अतिसार के कॉम्प्लिकेशन के स्वरूप में, उपद्रव के स्वरूप में अगर ज्वर है, तो ये दवाई इस्तेमाल करो। मतलब अलग अलग तरह के चिकित्सा सूत्र बताए गए हैं इसके अंदर। और पथ्य अपथ्य, जब हम चिकित्सा कर रहे हैं बीमारी की, तो उस समय पे कौन कौन से चीजें खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए, दिनचर्या में क्या फॉलो करना चाहिए, किसको अवॉइड करना चाहिए, वो सारी चीजें इसके अंदर बताई है। और जो फॉर्मुलेशंस की जो रेंज होती है वो बहुत बड़ी है इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चूर्ण के बारे में बताया, सिर्फ वटी के बारे में बताया। चूर्ण यानी कि पाउडर्स, क्वाथ यानी कि काढ़ा, अवलेह यानी कि च्यवनप्राश के जैसा जो कुछ भी चाटने जैसा होता है वो, बाद में घृत यानी कि घी, तेल, पानक यानी कि पीने की जो कुछ भी चीजें होती है जैसे कि शरबत, फिर आसव, आसव यानी कि अल्कोहलिक प्रिपरेशंस, बाद में रस रसायन, ऐसी बहुत सारी रेंज इसकी बहुत ही बड़ी है, मतलब कि बहुत सारी दवाइयों के बारे में बताया गया है। और कमेंट्री के साथ या हिंदी ट्रांसलेशन के साथ ये बुक 5 भागों में या 3 भागों में इस तरह से मिलती है, और काफी बड़ी बुक है। रेफरेंस के लिए हमें इसको हमेशा ही इस्तेमाल करना चाहिए, इसीलिए ये मोस्ट पॉपुलर है। फिर बात करते हैं रस तरंगिणी, बहुत ही रिसेंट बुक। अगर हम लिस्ट में देखेंगे तो मॉडर्न रसशास्त्र बुक्स उसके अंदर सबसे पहली है। रस ग्रंथ का लिस्ट यहाँ पे खत्म हुआ भैषज रत्नावली पे। उसके बाद मॉडर्न रसशास्त्र बुक्स का जो शुरू होता है लिस्ट, यानी कि 20वीं सदी, 1901 के बाद की बुक्स, तो वहां पे उसको हम मॉडर्न रसशास्त्र बुक्स बोलेंगे। पिछले 100 साल के अंदर लिखी गई हुई ऐसी बुक्स है ये। तो ये मॉडर्न रसशास्त्र बुक्स, उसके अंदर सबसे पहली है रस तरंगिणी। तो उसके बारे में बात करते हैं। इसका टाइटल देख लीजिए, प्राणाचार्य श्री सदानंद शर्मणा विरचिता। सदानंद शर्मा नाम के व्यक्ति ने ये बुक लिखी हुई है। प्राणाचार्य ऐसा बताया गया है उनको। प्राणाचार्य मतलब जो व्यक्ति के जाते हुए प्राणों को रोक ले, मौत के मुख में से जो बचा ले, उतने अच्छे विद्वान थे ये, उतने अच्छे स्किल्ड डॉक्टर थे ये। तो उन्होंने ये बुक लिखी है, और काशीनाथ शास्त्री ने इसको संपादित किया हुआ है। जो सदानंद शर्मा, इसके ऑथर भी याद रखिए, इसकी टाइम पीरियड देखिए, एकदम परफेक्ट डेट एंड डेट के साथ ये बताया गया है कि 3 मार्च मार्च 1924 को ये बुक पब्लिश की गई थी। ये बुक जो है 1924 में, ये लिंक की आज से 96 ईयर पहले,
अभी 2020 चल रहा है, तो आज से 96 ईयर पहले इस बुक को पब्लिश किया गया था, रस तरंगिणी को, सदानंद शर्मा के द्वारा। अभी इसका नाम है तरंगिणी, मतलब इसके अंदर जो चैप्टर्स है उनको अध्याय नहीं बोल के तरंग ऐसे बोला गया है, तो इनको तरंग शब्द से बताया गया है। रसशास्त्र की पहली मॉडर्न बुक है ये। अभी मॉडर्न बुक से क्या समझना है, मतलब कि यहाँ पे जो है ना केमिकल्स के बारे में बताया गया है, केमिस्ट्री वेल डेवलप्ड था, भारत के अंदर भी केमिस्ट्री के बारे में बहुत सारा ज्ञान आ चुका था। तो उन्होंने सिर्फ आयुर्वेद नहीं, लेकिन मॉडर्न केमिस्ट्री को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया है। जैसे अभी मैं आपको बता देता हूँ ना कि हरताल मतलब आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड, गोदंती मतलब कैल्शियम सल्फेट, तो वो सारी चीजें हमें कहाँ से पता चलती है, इन्होंने बताया है, रस तरंगिणीकार ने, सदानंद शर्मा ने बताया है इन सभी के बारे में, और बाद में भी काफी सारा डेवलपमेंट हुआ है। तो मॉडर्न रसशास्त्र की सबसे पहली बुक है ये। भारत के 8 संस्कार के बारे में, यानी कि सिर्फ चिकित्सा के बारे में बताया है। कुछ अजरंबर होने की बातें नहीं है इसमें, कुछ निम्न धातुओं में से सोना चांदी बनाने की बातें नहीं है, सिर्फ चिकित्सा के बारे में, यानी कि बीमारियों को ठीक करने के बारे में बात की हुई है। और जो कुछ भी मॉडर्न चीजें थे उनके संस्कृत नाम यहाँ पे दे दिए गए हैं। जैसे कि गंधक आम्ल, मैं एक नाम बताऊंगा, बाकी के नाम जो है आपको ढूंढने हैं, ये आपको आज एक थोड़ा सा होमवर्क देता हूँ। गंधक आम्ल, गंधक आम्ल क्या होगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4, है ना। H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसका संस्कृत नाम दे दिया उन्होंने गंधक आम्ल, है ना। वो अम्ल है, वो एसिड है, और वो कौन सा एसिड है, वो सल्फर का एसिड है, यानी कि वो सल्फ्यूरिक एसिड है, तो उसका नाम दे दिया उन्होंने गंधक आम्ल। उसी तरह से सोरक आम्ल, लवण आम्ल, स्वर्ण लवण और भी बहुत सारे हैं। तो इन सभी केमिकल्स का उन्होंने उपयोग किया, और उन सभी केमिकल्स का उपयोग करके सारी प्रोसीजर्स करी है उन्होंने। बाद में चपल निर्णय नाम से एक चैप्टर, एक्चुअली ये चैप्टर नहीं है, दो चैप्टर के बीच में लिखा हुआ है। मैंने तो यहाँ पे लिखा है कि 9th तरंग, लेकिन वो 8वें और 9वें चैप्टर के बीच में उन्होंने बीच में एक अध्याय लिखा हुआ है, जिसका नाम है चपल निर्णय। अब ये जो चपल है, ये एक रस द्रव्य है, हमारा महारस कैटेगरी में आता है ना। महारस के अंदर जो है ना अभ्रक, वैक्रांत, माक्षिक, विमल, आद्रिज, चप्पल और सस्य, ये आते हैं। तो उसमें जो सेकंड लास्ट है 7वें नंबर पे, तो वो है चपल। उस द्रव्य का नाम है चपल। ये हमेशा से ही ये डिस्प्यूटेड रहा है कि ये द्रव्य कौन सा है, ये चपल मतलब क्या द्रव्य है। तो मत मतांतर दो हुआ करते थे, कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो या तो ये बिस्मथ है, बिस्मथ कहाँ पे है पीरियोडिक टेबल में आप देखिएगा आज, या तो ये बिस्मथ है या फिर ये सेलेनियम है। तो सेलेनियम कहाँ है पीरियोडिक टेबल में आप देखिए, बिस्मथ या सेलेनियम नाम से दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन ये क्यों बिस्मथ नहीं है, ये क्यों सेलेनियम ही है, ये सब डिस्कशन के साथ इन्होंने चपल निर्णय नाम के जगह पे 8वें और 9वें चैप्टर के बीच में बताया है। तो जरूर पढ़िए इसको, है ना, जब हम चपल ये इसके बारे में पढ़ेंगे उस समय पे आप इसको पढ़िएगा, चपल निर्णय। मैंने निर्णय का स्पेलिंग थोड़ा गलत कर दिया है यहाँ पे, निर्यण लिखा है, तो वो निर्णय है, चपल निर्णय। आगे देखते हैं, रस जल निधि। अभी यहाँ पे कोई कमेंटेटर नहीं है, इंग्लिश में जो नाम नीचे लिखा हुआ है वही उनके ऑथर है, कविराज भूदेव मुखर्जी। तो कविराज भूदेव मुखर्जी नाम से पता चला, भूदेव मुखर्जी यानी कि बंगाली ऑथर है। तो रस जल निधि इंग्लिश में लिखी गई है पूरी बुक, या फिर उन्होंने क्या लिखा है, ओशियन ऑफ इंडियन केमिस्ट्री एंड अल्केमी। जैसे किसी भी शास्त्र को डेवलप होने के लिए उसके बैकग्राउंड में एक और शास्त्र की जरूरत होती है ना, तो उसी तरह से मॉडर्न साइंस में भी केमिस्ट्री को डेवलप होने के लिए उसके बैकग्राउंड में अल्केमी की जरूरत होती थी। मतलब कि पहले के समय में जो अर्ली केमिस्ट्री था उसको अल्केमी बोलते थे, और उस अल्केमी में से ही आज का मॉडर्न केमिस्ट्री डेवलप हुआ है। तो केमिस्ट्री तो ठीक है, पूरे वर्ल्ड वाइड एक समान है, लेकिन इंडियन केमिस्ट्री या फिर इंडियन अल्केमी या मर्क्यूरी के बेस पे सारा केमिस्ट्री, वो जो है इन्होंने यहाँ पे बताया गया है, इसीलिए उनका नाम दिया है रस जल निधि। तो रस जल निधि बुक जो है पंडित भूदेव मुखर्जी ने लिखी गई थी, उन्होंने लिखी थी 1938 में। 5 वॉल्यूम है इसके अंदर, 50 चैप्टर दिए गए हैं उसके अंदर, और अलग अलग रस ग्रंथों में से
संस्कृत, इसके इंग्लिश मीनिंग्स के साथ ये बुक लिखी गई है। तो इसके अंदर उन्होंने रस, यंत्र, पारद, मूषा, परिभाषा इन सभी का वर्णन किया हुआ है अकॉर्डिंग टू हमारे सिलेबस। हमारे सिलेबस में जो कुछ भी है ना ऐसा ही सब कुछ है इसके अंदर। रस यानी कि मर्क्यूरी, यंत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स, पारद यानी कि अगेन मर्क्यूरी, तो रस में क्या पारद में क्या अंतर है वो वहां पे बताया गया है। मूषा, मूषा यानी कि क्रूसिबल्स, क्रूसिबल्स यानी कि ऐसे जो कुछ कटोरी होती है जो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हीट को, एक्सट्रीम गर्मी को सहन कर सकती है। बाद में परिभाषा यानी कि टर्मिनोलॉजीज, जैसे कि ये मूषा है ना, तो मूषा शब्द से हमें क्या समझना है, या फिर आप द्रव्य गुण में भी पढ़ते हैं। जैसे कि त्रिफला, वो एक परिभाषा हो गई, त्रिफला शब्द से हमें समझ लेना है हरितकी विभितकी आम्लकी, है ना। तो उसी तरह से बहुत सारी रस शास्त्र की परिभाषा, वैशेज्य कल्पना की परिभाषा है। फिर सेकंड चैप्टर में है, सॉरी सेकंड वॉल्यूम में है मेटल्स, मिनरल्स और एनिमल ओरिजिन ड्रग्स। तो मेटल्स मिनरल्स जो है वही बहुत सारे रस द्रव्य है हमारे, और कुछ एनिमल ओरिजिन ड्रग्स भी है जिसके बारे में आप द्रव्य गुण में भी पढ़ेंगे, रस वैशज्य में भी पढ़ेंगे। प्राणीज द्रव्य, प्राणी से हमें क्या क्या मिलता है, जिंदा प्राणी से, मुर्दा प्राणी से, वगैरह वगैरह क्या क्या मिलता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें है, जैसे कि एक उदाहरण है आपको देता हूँ, कस्तूरी। कस्तूरी जो है उसमें से दवाई बनाते हैं हम, और कस्तूरी कहाँ से मिलता है, मृग नाभि में से, है ना, हिरण की नाभि में से, तो वो एक एनिमल ओरिजिन ड्रग हो गया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, क्या क्या है हम देखेंगे आगे। बाद में मेटल, मिनरल, एनिमल ओरिजिन छोड़ दिया, तो उसके बाद भी और भी बहुत सारे कौन कौन से रस द्रव्य हो गए, उन सभी के बारे में भी बताया गया है। तो उसके अंदर कुछ कुछ वनस्पतियां भी है जो कि टॉक्सिक है, जहरीली वनस्पतियां हैं, वो भी रस द्रव्य के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी है। फिर दवाइयों के बारे में आखिरी दो वॉल्यूम में बताया गया है। तो 370 मेडिसिन के बारे में फोर्थ वॉल्यूम में उनके पथ्य अपथ्य के साथ बताया गया है। 272 वॉल्यूम, 272 मेडिसिन के बारे में, और 18 प्रकार के विष यानी कि पॉइजन्स के बारे में, वनस्पति जन्य विष, उनके बारे में बताया गया है लास्ट वॉल्यूम में। अभी रस योग सागर और भारत वैश्य रत्नाकर काफी बुक्स बाकी है अभी, लेकिन अभी एक अनाउंसमेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए। आज जो है ना, को एक होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको। वैसे एक ऑडियो या फिर एक वीडियो जो है रिकॉर्ड करना है। एक श्लोक है, वैसे बहुत तीन चार स्टूडेंट्स ने मुझसे इसकी पीडीएफ भी मांगी, है ना, ये हिस्ट्री ऑफ रसशास्त्र की। हाँ तो मैं भेज दूंगा, अभी ये टॉपिक खत्म हो जाने दीजिए तो मैं पूरी पीडीएफ भेज दूंगा, वरना जितना हुआ है उतना आधा भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है ना, को ये वाला जो श्लोक है, ये आपका होमवर्क है आज। रसनात् सर्वधातूनां रस इति अभिधीयते, जरारोग मृत्युनाशाय रस्यते वा रसो मतः। आप चाहे तो लिख लीजिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको करना क्या है, कागज के ऊपर पेन लेके किसी भी बुक में ये श्लोक अच्छे अक्षरों में लिखना है। बाद में इसको अच्छे सही सही उच्चार के साथ, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ इस श्लोक को बोलना है। और जो बोलते हैं आप, उसको रिकॉर्ड करके भेजना है, वीडियो के फॉर्मेट में, ऑडियो के फॉर्मेट में चलेगा, वीडियो ही बेहतर है। वीडियो के अंदर आप अपना चेहरा दिखाना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं दिखाना चाहते तो मास्क पहन लीजिए, या फिर कैमरा कागज की तरफ रखिए, बुक की तरफ रखिए, जहाँ पे जो वीडियो रिकॉर्ड होगा उसमें ये श्लोक दिखेगा। तो इस तरह से ये आपका सिंपल सा 1 मिनट 2 मिनट का होमवर्क है, ये आपको करना है। और वीडियो जो है आप वीडियो रिकॉर्ड करके ग्रुप पे मत डालिए, मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे भेजिए, है ना, ताकि मुझे पता भी चले कि कौन क्या भेज रहा है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप इतना बोलिए, जैसे कि हेलो, माई सेल्फ मिलिंद चतुर्भुजी, और मैं ये श्लोक बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ। और फिर ये श्लोक बोलिए, लेकिन सही सही प्रोनाउंसिएशन के साथ। हो सके तो अपने चेहरे के साथ करिए तो बढ़िया रहेगा, अगर कोई नहीं चाहता तो मास्क पहन के, या कैमरा जो है वो बुक के सामने जहाँ पे ये श्लोक अच्छे अक्षरों में लिखा हुआ है उसके साथ ये वीडियो भेज दीजिए मुझे।
तो ये जो है सिर्फ एक श्लोक के बारे में आज बता रहा हूँ। तो इसका अच्छा अच्छा प्रोनाउंसिएशन करिए, और ये जो श्लोक है बाय हार्ट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अभी आपका जो रोग निदान का क्लास शुरू होने वाला है, वो इसी लिंक से शुरू होने वाला है, तो आप लीव करिए ही मत, ज्वाइन ही रहिए, है ना। अभी सर आएंगे 1-2 मिनट में, तो क्लास शुरू होगा। और तब तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, रसशास्त्र के बारे में, आज के लेक्चर के बारे में, पहले के लेक्चर के बारे में। और ये जो पीडीएफ आपको चाहिए ना, तो वो मैं भेज दूंगा। लेकिन अभी क्या होगा कि पूरा पूरा पीडीएफ नहीं भेजूंगा मैं आपको। अभी तक जितना पढ़ाया है यहाँ पे उतना पीडीएफ भेजूंगा। बाद में जब पूरा हो जाएगा, पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, तो उस टाइम पे पूरा पीडीएफ भेज दूंगा। अभी जैसे यहाँ तक हुआ है ना, जरा सा जलनिधि तक हुआ है, तो यहाँ तक का 49 पेजेस का पीडीएफ बना के मैं आपको भेज दूंगा। और ये फाइल आपको सभी को पता होगी, जहाँ से मैं सारे लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, है ना, यूट्यूब में अपलोड करके एक गूगल शीट में डाल रहा हूँ। तो उसी के साथ में ना मैं वहाँ पे पीडीएफ की लिंक भी डाल दूंगा। तो वो बाद के लिए, जब टॉपिक खत्म होता है तब के लिए। किसी को कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, हमारे पास 5-10 मिनट का समय है। सभी स्टूडेंट्स जो है अपनी अटेंडेंस चैट में दे दीजिए, और अटेंडेंस देने के बाद लीव मत करिए। अभी ये जो फाइल है ना, रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑफ आरएसबी के इन 2021, इसके अंदर मैं यहाँ पे एक और कॉलम बना दूंगा, क्लिक हियर के राइट साइड में। वहां पे लिंक के बाजू में पीडीएफ की कॉलम बना दूंगा, है ना, तो आपको वहां से हर एक टॉपिक की पीडीएफ भी मिल जाएगी। लेकिन कब? जब जैसे कि ये डेफिनेशन इन इटिमोलॉजी, ये टॉपिक खत्म हो चुका है, तो जब जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, तब वहां पे यहाँ से आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ये हिस्ट्री ऑफ राष्ट्रशास्त्र, ये 4 पार्ट हुआ, आज 5वां हो जाएगा। और छठा सातवां जो कुछ भी होगा, उसके बाद उसकी पीडीएफ यहाँ पे आ जाएगी। तो सभी जो है, इस लिंक को मैंने भेजा था ग्रुप में भी, अगर चाहिए तो फिर से इस का लिंक भेज दूंगा। तो ये जो लिंक है, इसको आप सेव करके ही रखिए। ये जो लिंक है, ये मैं भेज दूंगा फिर से, अगर किसी को चाहिए तो, वरना आप भी आपस में दे सकते हैं। तो यहाँ से आगे हम बाद में देखेंगे रस योग सागर, आज भी काफी बुक्स के बारे में देखा हमने। फिर रस योग सागर, भारत वैशज रत्नाकर, रसामृत। बाद में ये एकदम नई बुक्स, रसतंत्र सार सिद्ध योग संग्रह, ये एकदम नई है, बड़ी साइज वाली बुक है, ये A4 साइज वाली। मेरे पास इसकी पुरानी एडिशन है, तो नई एडिशन आपको लाइब्रेरी से मिल जाएगी। ये बुक जो है आपके लिए बहुत काम की है, आयुर्वेद सार संग्रह। बाद में गवर्नमेंट की बुक्स, और बाद में कुछ हम रसाचार्यों के बारे में देखेंगे। तो प्रोबेबली ये वेकेशन हो जाएगा तब तक में, तो भिक्षु नागार्जुन तक सारी चीजें हम देखने वाले हैं इसमें। किसी को कुछ भी पूछना है, मैंने जो पढ़ा है उसमें से नहीं, उसके अलावा अलग से ही कुछ भी पूछना है तो आप पूछिए। आप बोल के पूछ सकते हैं, आप चैट में मैसेज करके पूछ सकते हैं। किसी ने अटेंडेंस देना बाकी नहीं रह गया ना, एक बार खास देख लीजिए, है ना। तो मैं वैसे चैट खुली रखता हूँ यहाँ पे। और ये जो मेरा स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है उसको बंद कर रहा हूँ, मीटिंग शुरू ही है। बस आपकी रोग निदान की जो सारी फाइल्स है ना, जो सर दिखाने वाले हैं, उसको सभी को यहाँ पे रेडी करता हूँ मैं 5-7 मिनट में। तब तक आप ज्वाइन रहिए। और 10:50 का जो टाइम है, उस समय पे सर अपना लेक्चर, निदान का लेक्चर, इसी मीटिंग के अंदर शुरू कर देंगे। अभी मैं बस ये जो स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है उसको बंद कर रहा हूँ।
अभी किसी की भी अटेंडेंस देनी बाकी है तो दे दीजिए, क्योंकि मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद करूंगा इसका। लेक्चर का रिकॉर्डिंग जो है मैं बंद करूंगा, तो अगर अटेंडेंस बाकी है तो तुरंत ही चैट में दे दीजिए, बाद में चैट भी रिकॉर्ड नहीं होगी।